हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदान निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंद चिन्ह, है ना, हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये जो क्लास 10th का चैप्टर 3 है, उस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी कराऊंगा। इस वीडियो में यदि आप पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे वीडियोज को देख सकते हैं। यदि आप क्लास 10th के या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा के जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी, इसका जो नोट्स होता है वो मैंने कराया है। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए तो उसको अवश्य देखें, उसमें काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। उस वीडियो में जाने से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, मतलब इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा इसमें कराया जाएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, काफी कम समय में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन और बहुत जल्दी करा के चले जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंद चिन्ह क्या है। हिंद चिन्ह क्या है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, यानी हिंद चिन्ह क्या है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चिन्ह क्या है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए, हिंद चिन्ह दक्षिण पूर्व एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। हिंद चिन्ह क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी दक्षिण एशिया यानी भारत वाला क्षेत्र, और पूर्व यानी प्रशांत महासागर यानी लगभग चीन वाला क्षेत्र। ठीक है, मतलब म्यांमार के नीचे वाला क्षेत्र एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, जो जो फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। यानी इनके ऊपर, हिंद चिन्ह के ऊपर किसका अधिकार था, तो फ्रांस का अधिकार था, है ना। किसका अधिकार था, फ्रांस का अधिकार था। इसे फ्रांसीसी हिंद चिन्ह भी कहा जाता है, इसे फ्रांसीसी हिंद चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे इंडिया को कहा जाता था पहले ब्रिटिश इंडिया, वैसे ही इसको क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी हिंद चिन्ह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इस क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। कौन कौन सा देश आता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हिंद चिन्ह क्या है, इनमें कौन कौन से देश आते हैं, तो आप लोग इस तरह का आंसर लिखिए। काफी अच्छा आंसर है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वर्ड में, शब्दों में काफी अच्छा सटीक आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। यानी वियतनाम, वियतनाम देखिए प्रमुख केंद्र था, हिंद चिन्ह का प्रमुख केंद्र कौन सा था, वियतनाम ही था। तो वियतनाम में राष्ट्रवाद यानी लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना कैसे आई, इसका कारण आपको बताना है ना। तो वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, मतलब कई कारण थे। पहला था फ्रांसीसी शोषण। पहला कौन सा कारण था, फ्रांसीसी शोषण, यानी जबरन कर यानी टैक्स लेना जबरदस्ती, बेगार और संसाधनों की लूट। मतलब संसाधन वहां पे जितने भी उपस्थित थे सभी को लूटते थे फ्रांस वाले। जैसे ब्रिटिश हमारे इंडिया के संसाधन को लूट के ले गए, वैसे ही फ्रांस वाले यहाँ के संसाधनों को लूटते थे। तो इन सभी कारणों से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त आ गए थे, लोगों के मन में अपने देश के प्रति भावना आ गई थी, राष्ट्रीयता की। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है ये है सांस्कृतिक दमन। हुआ क्या था कि वियतनामी भाषा एवं परंपराओं को दबाना, यानी फ्रांस के जो लोग थे, वियतनाम का जो क्षेत्रीय भाषा था, क्षेत्रीय संस्कृति था, क्षेत्रीय परंपरा था, उन सभी को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो जिससे क्या हुआ, वहां के लोगों के मन में आने लगी थी बात कि ये धीरे धीरे हम सभी को यहाँ से क्या कर देगा, विलुप्त कर देगा, और इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना आई थी। तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षित वर्ग का उदय। देखिए, राष्ट्रीयता की भावना तभी आती है किसी देश में जब उस देश में शिक्षित लोगों का उदय होता है। जब तक देश में शिक्षित लोगों का उदय ना हो तब तक देश में राष्ट्रीयता की भावना आ ही नहीं सकता। हमारे देश में भी देख सकते हैं आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कई ऐसे लोग आए थे जो शिक्षित थे और उनकी वजह से राष्ट्रीयता की भावना लोगों में आई थी। ठीक है, तो यहाँ कौन आए थे, तो फान बोई चाउ एवं अन्य नेता। ठीक है, होची मिन ये भी आए थे, है ना।
ये लोग थे, ये इन लोगों ने ही राष्ट्रीयता फैलाई थी। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाएं। देखिए, अकाल एवं महामारी में सरकार की उदासीनता, मतलब जब वहां पे महामारी आया था तो वहां की जो सरकार थी लोगों की भलाई नहीं की, जिसके वजह से वहां के लोगों में आक्रोश आ गया था और धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गया था। नंबर 5, वैश्विक आंदोलनों से प्रेरणा। यानी आप सभी को पता है कि दुनिया के कई देशों में, कई कोने कोने में कई कई सारा आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से वहां के लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आई थी। जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, भारत में जो भी क्रांति हुआ था, है ना, इन सभी चीजों को देख करके वहां के लोगों को भी लगने लगा कि अगर ये लोग स्वतंत्र हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना आई, जैसे भारत, चीन, रूस की क्रांतियों। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही था, इसमें एक और पॉइंट है, देख लेते हैं एक बार। अगला पॉइंट है कि होची मिन्ह का नेतृत्व, वियत मिन्ह की स्थापना एवं संगठित संघर्ष। होची मिन्ह बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़ा नाम है होची मिन्ह। ठीक है, इनका बहुत बड़ा योगदान था इन क्षेत्रों को आजादी दिलाने में। तो ये सारा कारण था राष्ट्रीयता की भावना, यानी हिंद चीन वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने के लिए इन सभी कारणों को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। काफी सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फान बोई चाउ एवं होची मिन्ह कौन थे। फान बोई चाउ एवं होची मिन्ह कौन थे? तो देखिए, फान बोई चाउ कौन थे पहले देख लीजिए। वे वियतनाम के क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, है ना। ये क्या थे, फान बोई चाउ क्या थे, तो पहला नेता आप बोल सकते हैं, है ना, राष्ट्रवादी नेता यही थे। उन्होंने 1903 में वियतनाम के रिस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना, वियतनाम में एक सोसाइटी की स्थापना की थी, वियतनाम रिस्टोरेशन सोसाइटी। वे चीन एवं जापान से मदद लेकर वियतनाम को फ्रांसीसी शासन से मुक्त करना चाहते, वे चाहते थे कि मेरा सपोर्ट चाइना कर दे, जापानीज कर दे, और मैं क्या करूं, फ्रांसीसी को यहाँ से भगा दूं। उन्होंने राष्ट्रवाद का प्रचार किया और युवाओं को प्रेरित किया, राष्ट्रवाद का काफी प्रचार किया था और युवाओं को प्रेरित किया था। तो यही थे फान बोई चाउ। अब होची मिन्ह कौन थे? तो देखिए, होची मिन्ह एक वियतनामी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, है ना, एवं 1941 में वियत मिन्ह संगठन भी बनाया था, जिससे स्वतंत्रता, एक सेकंड, जिससे क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने। मतलब कोई ना कोई दल बनाता है, लोगों को जोड़ा जाता है, तभी जाके स्वतंत्रता का आंदोलन कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज का आप आंदोलन कर, अकेले नहीं कर सकते, आपको लोगों की नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, है ना। और 1945 में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी, और बाद में वे उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति बने, बाद में उत्तर वियतनाम के वे राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वियत मिन्ह आंदोलन क्या था? वियत मिन्ह आंदोलन क्या था? तो देखिए, वियत मिन्ह आंदोलन वियतनाम की आजादी के लिए चलाया गया था, है ना। यह एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1941 में होची मिन्ह ने की थी। किसने की थी? होची मिन्ह ने। इसका पूरा नाम क्या था? वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग। क्या नाम था? वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, वियत मिन्ह क्या था? एक आंदोलन था जो होची मिन्ह के द्वारा 1941 ईस्वी में चलाया गया था। इसका पूरा नाम क्या था? वियतनाम इंडिपेंडेंस लीग। अब देखिए, डीएन बियन फू युद्ध क्या था? डीएन बियन फू युद्ध क्या था और उसके क्या परिणाम हुए? यानी एक युद्ध लड़ा गया था उस क्षेत्र में, उसका क्या परिणाम हुआ, आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो देखिए, डीएन बियन फू युद्ध वियतनाम और फ्रांस के बीच 1954 ईस्वी में लड़ा गया, है ना, लड़ा गया, एक निर्णायक युद्ध था। डीएन बियन फू युद्ध क्या था? तो डीएन बियन फू एक युद्ध था जो वियतनाम एवं फ्रांस के बीच 1954 में लड़ा गया था। यह युद्ध वियत मिन्ह सेनाओं एवं फ्रांसीसी उपनिवेशी सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कहां पे लड़ा गया था?
तो डीएन बियन फू नामक स्थान पर, इसीलिए इसे डीएन बियन फू नाम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। तो याद रखना है कि डीएन बियन फू युद्ध क्या था और उसके क्या परिणाम हुए। तो डीएन बियन फू एक युद्ध था जो वियतनाम एवं फ्रांस के बीच 1954 ईस्वी में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? तो डीएन बियन फू नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा समझौता। देखिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेनेवा समझौता। देखिए जेनेवा समझौता क्या था? तो जेनेवा समझौता एक अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता था। क्या था? अंतरराष्ट्रीय समझौता, शांति समझौता, जो 1954 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा शहर में। ऐसे भी पूछा जाता है जेनेवा समझौता कहाँ? तो जेनेवा में हुआ था। यह समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच डीएन बियन फू युद्ध के बाद हुआ था, है ना। 1954 में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएन बियन फू युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में, मतलब इस युद्ध को शांति करने के लिए, शांत करने के लिए जिनेवा समझौता किया गया था। 1954 ईस्वी में ही यह समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका और वियतनाम युद्ध का क्या कारण था और इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, अमेरिका और वियतनाम में जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था और इसका क्या परिणाम निकला। तो देखिए अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध एक लंबा एवं भीषण भीषण संघर्ष था, है ना। काफी दिनों से एक संघर्ष चल रहा था जिसके वजह से एक युद्ध हो गया था। कब? 1955 ईस्वी में। और ये चलता रहा, काफी दिनों तक चला, लगभग 20 साल तक चला था। ठीक है, यह युद्ध यह युद्ध दक्षिण वियतनाम कि अमेरिकी समर्थित सरकार एवं उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुई थी। ठीक है, एक होचिमिन वाला पार्टी था और एक अमेरिका को सपोर्ट करने वाला पार्टी था। जो उत्तरी वियतनाम था वो होचिमिन का सपोर्टर था, कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर था, समर्थक था। और दक्षिणी वियतनाम के जो लोग थे वो अमेरिका के सपोर्टर था। तो हुआ क्या था कि इस युद्ध में उत्तरी अमेरिका की विजय हुई थी, सॉरी उत्तरी वियतनाम की विजय हुई थी, जिसमें होचिमिन को राष्ट्रपति बनाया गया था उसके बाद। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस इस चैप्टर से यही 7 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा। इससे पहले भी वीडियो में जो हम बताए उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बना के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।